नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि समय अब नज़दीक आ गया है, 11 तारीख से एग्ज़ाम है और एक दिन में आपको 3-3 4-4 वीडियो देखने को मिलेगा। मैराथन क्लास भी अपलोड होगा, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, क्लास को देखते रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। और वीडियो देखते हैं आप लोग लाइक और शेयर ना करते हैं। और रहा सवाल एक आवश्यक सूचना कि इसका PDF भी आपको टेलीग्राम का लिंक जो है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा। और जो इस क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाला उसे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो ज़्यादा समय लगेगा उसे छोड़ देंगे। क्योंकि समय कम है, रिवीजन के तौर पर आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सवाल स्टार्ट होता है मेरे साथियों, जवाब दीजिएगा इसका। वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग, इसमें एक क्वेश्चन जो है से कंप्यूटर का भी है, मैं इसे करा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो को कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए, यानी MS एक्सेल में कोई सूत्रों को एक जगह से दूसरे जगह में कॉपी करने के लिए सभी लोग जानते होंगे कि Ctrl+C करते हैं, उसके बाद Ctrl+V करते हैं। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, Ctrl+W दबाइएगा तो विंडो बंद हो जाएगा, और Ctrl+A से सभी डॉक्यूमेंट का चयन होता है। ये MS एक्सेल की प्रक्रिया है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, ठीक है ना मेरे साथियों। होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा की निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शुद्धता। क्या हो जाएगा? शुद्धता, यानी 1, 3, 4, यानी सभी ऑप्शन इसमें होगा। तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। तो सोडियम क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा, बहुत दिन के बाद आया है कि सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो वह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रकाश देता है। चूँकि जलने में भी इसकी प्रक्रिया है, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। जब से 15 मिनट का समय लगता है तब जाके ये प्रकाश पूरा पीला देता है। तब जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सोडियम वाष्पित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लैंप का प्रकाश पीला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोन। क्या किसकी उपस्थिति के कारण? नियोन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में रिक्त स्थान प्रकाश ऊपर की ओर होता है। अब अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में रिक्त स्थान कितना डिग्री प्रकाश ऊपर की ओर होता है? ये होता है 90% प्रकाश ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे साथियों, बस आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को। क्वेश्चन है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि, स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि क्या हो रहा है कि कैपेसिटर ख़राब हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। तो कैपेसिटर ले आइए और बदल दीजिए। क्वेश्चन है कि गलो टाइप स्टार्टर में इलेक्ट्रोड होते हैं। गलो टाइप स्टार्टर में इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होते हैं। गलो टाइप स्टार्टर में इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर। 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई, यानी पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है। रिक्त स्थान से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाएं तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई, यानी पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर तो होती है और कितना गुना कम नहीं होना
चाहिए। तो सही जवाब यहाँ पर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपको 2 गुना कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 आर्मेचर यानी आरपीएम चालक वाला एक लैंप कुंडलित डीसी जनरेटर 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि उसकी जनरेटर ईएमएफ 200 वोल्ट है तो डीसी जनरेटर का परिचालन फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन ही बहुत मज़ेदार है जी। कह रहा है कि जेड का मान कितना है 250 आर्मेचर का मान, और एन का मान कितना है 1200 आरपीएम। तो ईजी का मान 200 वोल्ट है यानी ईएमएफ। तो ईजी बराबर फार्मूला ही होता है P/N/Z बटा 60 एम्पियर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 200 गुने आएगा 200 गुने 60 बटा 250 गुने 1200। अब इसे सोल्व कीजिए, कट गया, ऐसे ही कट गया जी। 2 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म। आंसर आपको जी जब भागा होगा दीजिएगा काट कूट के, थोड़ा सा यहाँ काटने में लगता है मिस्टेक हुआ है, ऊपर से नीचे नहीं कटेगा। तो इसका सही जवाब यहाँ पर आ जाता है 0.04 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार काट के देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंसुलेशन के लिए लागू होने वाले समान सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन बहुत लंबा है जो मोबाइल में भी नहीं आ रहा है, मोबाइल में भी नहीं आ रहा है, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लेगा तो जो समय ले उसे छोड़ के आगे निकलिए। क्वेश्चन है कि भूक्षरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टता सीमा क्या होती है। भूक्षरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टता आपकी क्या हो जाती है, वो निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है। किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने 6.35 mm है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जीआई का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने यानी एक बल्ब को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है। तो 2 2 वे स्विच एवं एक इंटरमीडिएट स्विच होनी चाहिए, एक इंटरमीडिएट स्विच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति होती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति होती है, कैसी होती है तो कितना होती है तो 2450 mHz होती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति 2450 mHz होती है। यह डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है, ठीक है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक यानी जुड़ा रहता है, चलता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली बिल कितना आएगा। यह क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि कितना है, P बराबर 1000 वाट है ना जी, 1000 वाट है, टाइम कितना है 30 घंटा, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। तो हम लोग गुना करेंगे 1000 गुने 1 गुने 30 बटा 1000 यहाँ पर आएगा। 1000 जब आएगा तो यहाँ से यहाँ काटेंगे, आएगा कितना 30। अब 30 में गुना करेंगे कितना से 4 से, तो 30 चौका 20 से। इसका फॉर्मूला ही है 1000 वाट गुने समय आ जाता है 1 गुने समय बटा 1000। तो यहाँ पर आ जाता है 4 4 25 यानी 120 रुपये। आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है डी। इसे थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा लेकिन एक बार वीडियो को देखिएगा दोबारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गीजर के बाहरी आवरण व अंततः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि गर्म जल की ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए, गर्म जल की उस ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। गीजर मुख्यतः 2 दीवारों से बना होता है,
कितने दीवारों से गीजर अगर पूछा जाए तो 2 दीवारों से बना होता है और गीजर में जल का स्तर उसकी छत से 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रहना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार पढ़ना होगा पूरा, एक बार चर्चा भी किए हैं वीडियो में अगर आप लोग बने होंगे तो। कौन सा केबल का 33 किलो वोल्ट तक उपयोग में लाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिलसी डाटा केबल, PLCDTA केबल, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल ट्रैप्ड एरोमरेड केबल हो जाता है, यानी पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल ट्रैपेड एरोमरेड केबल हो जाएगा। PILCDT केबल का प्रयोग 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। चलिए आगे HSL केबल क्या है। इसका जो है से H एवं SL प्रकार के केबल का संयुक्त रूप है, इसका एक संयुक्त रूप है। कहीं कहीं आपको PILC का पूछ देगा फुल फॉर्म, तो पेपर इंसुलेटेड लीड कवर केबल, ये सभी लोग जानते हैं, आर्मिंग नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, मत समय बर्बाद कीजिए। क्वेश्चन है कि आंतरिक वायरिंग के रूप में UFB भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता। 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता। आंतरिक वायरिंग के रूप में UFB भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कहाँ था जी, यहाँ आ गया जी 67, उसके बाद 68। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वार्निश्ड कैम्ब्रिक। वार्निश्ड कैम्ब्रिक जो है वो मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/20 केबल का अर्थ है। 7/20 केबल का अर्थ क्या है। 20 SWG के 7 तार, 20 SWG के 7 तार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोरों को सरकाना है, जहां अत्यंत उपयुक्त जोर क्या है। कह रहा है कि जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोरों को सरकाना है, जहां अत्यंत उपयुक्त जोर क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरियल जोर है। क्या हो जाएगा, एरियल जोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः त्वरित रक्षक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो त्वरित रक्षक के लिए प्रयोग ZNO लाया जाता है, ब्रियस्टर लाया जाता है। क्या लाया जाता है, ब्रियस्टर लाया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षात्मक उपकरण है, यह एक ऑन लोड स्विच होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटा नहीं, कि सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद होता है। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ सर्ज ड्राइवाइटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो पृथ्वी पर आने वाले उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ सर्ज ड्राइवाइटर को हम लोग बिजली रोधक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसे समान रूप से अर्थ एवं फेज तार के बीच लगाया जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका कि सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन लॉलीपॉप है, इसको रखिएगा माइंड में कि सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो 1.5 m होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो और भू समर्पण के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप पर पंखों का क्या होगा? तो 76 के सी होगा जी। चलिए ऑप्शन डायरेक्ट पढ़िए कि 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया जा सकता है, लेकिन आईई नियमों के अनुसार नहीं। इसका कोई डिस्कशन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या करे कि यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रहा हो तो भूमि समर्पण के लिए बस बार भी लगा हो, तो 250 वोल्ट रेटिंग के लैंपों और पंखों का क्या हो? तो ये पंखे चलाया जा सकता है, लेकिन आईई नियमों के अनुसार उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि 45 रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बुचहोलोज रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? तो सही जवाब इसका बताइए, किस रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का तेल स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचालन नहीं होता है, यानी यह समानता गैस दाब चलित रिले होती है। चलिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन की ओर, समय कम है। क्वेश्चन यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल है, देखिएगा, जहाँ जहाँ कुछ कुछ बताएंगे पॉइंट को समझिएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 200 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे। प्राथमिक पद पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोधक को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। इसमें तो हटेगा नहीं। N1 का मान है 2000, N2 का मान 200, V1 का मान 100। तो V2 बराबर फार्मूला पूछ रहा है, तो V2 बराबर फार्मूला लगाइए। यहाँ जब हम सीधा सोल्व कर रहे हैं 200, V2 बराबर N2 इंटू V1 बटा N1 होगा। 200 बटा 2000 गुने 100 यहाँ पर आएगा। इससे ये उड़ेगा, 1 से 1 जाएगा, 2 यहाँ 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट। सेकेंडरी करंट कह रहा है तो 10 बटा 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 बटा 5 करेंगे, यानी 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणाम मित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है। द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकारी प्रतिरोध क्या होगा? 79 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। RS K2 हो जाएगा, RS K2 हो जाएगा, जहाँ RS सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है और K ट्रांसफार्मर रेशियो है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर्ड होता है तो R1P बराबर RP K2 होता है। आगे क्वेश्चन है कि आप लोग बस वीडियो देखिए, लाइक नहीं करते। लाइक में कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो एकदम पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वीडियो पसंद नहीं आएगा तो इलेक्ट्रीशियन है तो मज़ा तो नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा, पढ़ना भी होगा। क्वेश्चन है कि परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को किसके रूप में काटा जाता है? तो परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को काटा जाता है, ई पट्टी के रूप में जाना जाता है। ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, लेमिनेशन ई स्ट्रिप लेमिनेशन हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 200 kVA 2000/200 ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है तो इसे प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी? सीधा निकाल दिया, वही V1 बराबर 2000, V2 बराबर 200, N2 बराबर 100। तो N1 का मान निकालना है ना, तो N1 बराबर होगा V1 N2 बटा V2, यानी कि 100 गुने 2000 बटा 200। इससे ई उड़ गया जी, यहो उड़ गया, 2 5 10 आया। काट कूट के आंसर आ जाएगा यहाँ पर ही 1000। 100 2 से कट जाएगा, 1000 आपको टर्न से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव
520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जुड़ा हो तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.976। क्वेश्चन इतना है कि मोबाइल में अटेगा नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर यहाँ लिखिए, याद बना लीजिए। नेक्स्ट है कि 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी, ये बता सकते हैं। 900 आरपीएम 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। तो फार्मूले होता है NS बराबर 120 गुने हर्ट्ज कितना है 50 अब बटा यहाँ पर 6 ध्रुव की संख्या, तो 6 दूनी 12 2, तुम कहाँ उधर गया जी, 2 0, इसमें 2 5 10 यानी यहाँ पर आ जाता है 1000 आरपीएम। तो अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकलता है, तो वहाँ पर निकलेगा 500 बटा 1000 गुने 100, निकालिए। यहाँ पर 90% आंसर आ जाता है। काट कूट जब बढ़िया से कीजिएगा तो 90% आपको आंसर शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी। इंडक्शन मोटर कौन सी जो है वो आकार में सबसे बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 kW 975 आरपीएम बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मान हेतु किया जाता है। विश्व ट्रांसफार्मर का उपयोग किस वोल्टता मान हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.02 ओम प्रति फेज है और ठहराव पर रोटर रिक्वेंस। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इसका डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूँकि इसमें सोल्व करना मुश्किल है मोबाइल में, चूँकि लैपटॉप कनेक्ट करना भी अभी पॉसिबल की बात नहीं है, तुरंत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। अंत समय में जो मिले उसको याद रट जाइए। ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र स्टार्टर मोटर सबसे सस्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है कि सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलियरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, पर स्लिप्ड केज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी एकल फेज प्रेरण मोटर यदि स्टेटर के एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि परावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल यहाँ आता है कि 6600 वोल्ट हर्ज 3 हर्ज फेज टर्बी अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 WB है तो वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या गणना करें। एक क्वेश्चन देखिए, EB बराबर 6600 वोल्ट, F बराबर 50 हर्ज, KD बराबर 0.955 और फाइव बराबर 1.2 WB। तो टर्न की संख्या पूछ रहा है, नोट कर लीजिएगा मेरे बातों को जो बोला। तो टर्न की संख्या बराबर 6600 बट्टा इसका सही जवाब ही हो जाएगा रूट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। सोल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका सॉल्यूशन भी हम डाल देंगे, बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो 91 नंबर लिख के सॉल्यूशन। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्टिंग प्रभाव को कम करना। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अल्टरनेटर्स में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए क्या करते थे। एक अल्टरनेटर्स में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए हम लोग इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 6 ध्रुवों वाली एक तुल्यकालिक मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति द्वारा संचालित है। यह 0.8 के अग्रगामी शक्ति गुणक पर 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जी, तो T बराबर PM/N N-M 2π/N/60 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। T बराबर जब फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा, T बराबर तब PM होगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर 2πN/60 होगा, यहाँ N-M होगा। ये फार्मूला इसका है, इसी पर बैठ जाएगा जी। √3 यहाँ दिया हुआ है, किसका √3 मान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब जान लीजिए क्या हो जाएगा। T बराबर हो जाएगा 960 √3 कहाँ गया जी, हाँ 960 √3/π हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं। निलंबन रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंखला क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम के और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है, तो प्रति विद्युत वाहक बल बैंक EMF का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 kW आउटपुट दे रहा हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत समय ले पाएगा, इसे आंसर मैं बोलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मिले तो अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाने में ही अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़ा इसका कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके जब हम 5 पेज इसमें भर जाएगा मोबाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल प्लेट का उपयोग करता है। बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल फोटोवोल्टाइक प्लेट का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिए गए कथनों में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प को चुनें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 सही है, 2 भी सही। दोनों स्टेटमेंट इसका सही है कि सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना है। दूसरा है पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है। दोनों कथन इसका सही है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।